Hello and welcome to my YouTube channel, students. This is Sonam Dwivedi here, and now you are going to start your new chapter of history, that is the expansion of British power. You have read in previous classes that since ancient times India was an important trading center. आप previous classes में ये पढ़ चुके हैं कि जो भारत देश है हमारा वो important trading center रहा है. Merchants and traders from Europe and Asia came to India regularly. बहुत सारे merchants और you can say traders एशिया से और यूरोप से इंडिया आते रहे हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड इंक्रीज्ड इन द मिडवल पीरियड. द इंडियन रूलर्स, और जो मिडवल पीरियड था मीन्स द टाइम आफ्टर एंशियंट पीरियड एंड बिफोर मॉडर्न पीरियड. जो बीच का टाइम है वो मिडवल पीरियड कहलाता है. द इंडियन रूलर्स ऑल्सो सपोर्टेड दिस ट्रेड एज इट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर देम. इंडिया के जो रूरल थे, शासक थे, उन्होंने भी ट्रेड को सपोर्ट किया क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था. ट्रेड टिल द अर्ली 17th century was carried on by individual merchants and traders as they did not always have the backing of their respective countries. टाइम के साथ साथ ये जो ट्रेडिंग का मेथड था वो भी चेंज होने लगा. द यूरोपियन कंट्रीज बिगेन टू फॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज. यूरोप की जो कंपनीज थी उन्होंने न्यू ट्रेडिंग कंपनीज फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. उन्हीं में से एक ट्रेडिंग कंपनी का नाम उन्होंने दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके. इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ इटा चार्टर विच ग्रांटेड द कंपनी द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. इससे क्या हुआ कि ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए यूरोपियंस जो थे उनको चार्टर मिला, मीन्स इजाज़त मिली. दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप फ्रॉम इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द कंपनी. यानी कि इंग्लैंड की कोई और दूसरी कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्पीट ना कर पाए, मीन्स हरा ना पाए, उसके बराबरी में ना हो पाए. अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज. फिर जैसे ही ट्रेड अच्छे से होने लगा तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होने लगे. फ्रॉम द 17th century onwards कंपनीज फ्रॉम पोर्तुगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क, ये सारी भी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अपनी कंपनीज़ को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में ही. दे इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने अपनी अलग अलग कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किया. They established their trading centers in different parts of the country, especially in the coastal areas. Coastal areas पे ही ये अपनी companies को setup क्यों किया करते थे? Because with the help of water, or they can use water as raw materials. Okay. These centers called factories. इनको इन्होंने क्या नाम दिया? Factories कहा गया. Factories क्यों कहा गया? फैक्टर्स मीन्स होता है फैक्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ ऑफिसेस एंड गोडाउन्स. मीन्स जो लोग थे वो वहाँ पे फैक्टर्स कहलाते थे, हिस्से, और उस कंपनी को फैक्ट्री कहा जाता था. मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो हैड द हाउसेस ऑफ द ऑफिशियल्स एंड रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हु केम फॉर ट्रेड. और वहाँ पर रहने के लिए भी जगह थी, क्वार्टर्स वगैरह बने हुए थे, जो भी लोग ट्रेड करने के लिए आते थे वो वहाँ पर स्टे कर सकें. नेक्स्ट इज ट्रेड रिवलरी. द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज वाइंग फॉर गुड्स सच एज स्पाइसेस, पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनामन, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, saltpeter and so on led to intense rivalry among them. All of them wanted to buy these goods at low price. ये जो सारी चीज़ें इंडिया में मौजूद थी, ये सारी चीज़ें लोग खरीदना चाहते थे at low prices.
और उनको बेचते थे बहुत ही हाई प्राइसेस में, जिससे कि उनको प्रॉफिट होता था। सिंस प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड वर ह्यूज, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा और उनको हमारे सारी चीज़ों से प्रॉफिट भी होने लगा, यूरोपियन कंट्री वाइड फॉर अ ग्रेटर शेयर ऑफ दिस ट्रेड। However, the quantum of trade was not sufficient to sustain all the companies. Little by little, the profits earned by them began to shrink. और जैसे जैसे उनका जो प्रॉफिट बढ़ा था टाइम टू टाइम, वो क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। द ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉफिट्स वॉज बाय एलिमिनेटिंग कंपिटिटर्स एंड ensuring a ट्रेड मोनोपोली। और फिर क्या हुआ, उनके पास एकमात्र यही ऑप्शन था ट्रेड को बढ़ाने का और प्रॉफिट को बढ़ाने का। वो यही था कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उनको वहाँ से एलिमिनेट करना, हटा देना। The companies which had the support of their respective governments set out to do just that. They built their own armies and were not averse to using force to achieve their goals. फिर क्या हुआ, सभी ने अपनी अपनी आर्मीज़ जो थी वो सेटअप की, बिल्ड की। इन कोर्स ऑफ टाइम द पोर्तुगीज़, द डच एंड द डेन्स वर आउस्टेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेड। इंडियन ट्रेड से पोर्तुगीज़, डच और डेन्स को एलिमिनेट कर दिया गया। The English and the French became the key players dominating trade between India and Europe. तो जो ट्रेड इंडिया और यूरोप के बीच हो रहा था उसमें कौन कौन प्लेयर था, की प्लेयर? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी। ओके, सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व द मैथ विच इज़ गिवन यू, or you can see it on the screen right now. Factories of the European companies in India 1705. Here are some factories of the European companies in India. यूरोपियन कंपनीज़ की जो भी फैक्ट्रीज़ इंडिया में सेटअप हुई उन सब के नेम दिए गए हैं, जिसमें से आप फाइंड कर सकते हैं। द सर्किल विद रेड कलर वॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द ट्राइंगुलर वॉज फ्रेंच के, रेड rectangle Portuguese, grey one Dutch, black point is Danish, and the dash is present international boundary. Okay students, okay, next one is Anglo-French rivalry, the presence of two traditional rivals and a clash of trade interests between the two led to a series of wars. अब दो ही लोग इसमें क्या थे, बहुत ही कामयाब हो चुके थे ट्रेड में, इंग्लिश इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी। Wars are commonly known as the Carnatic Wars, since most battles were fought in the region within the present state of Tamil Nadu. तमिलनाडु स्टेट में बहुत सारे बैटल्स हुए, मीन्स युद्ध हुए। The English and the French clashed thrice in the Carnatic. The wars lasted for nearly 20 years. 3 बार ये युद्ध हुआ और ये 20 सालों तक चला, लगभग 1744 to 1763. After this, the French ceased to be a strong political force in India. The way was clear for the establishment of British power in India. फ्रेंच के जो लोग थे वो सीज्ड हो गए, वो अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और ज़्यादा बैटल्स के लिए। तो अभी जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका जो रास्ता था वो साफ हो चुका था सारा का सारा प्रॉफिट लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रिटिश इन बंगाल। फिर क्या हुआ, इन द अर्ली 17th century द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेयरली अ ट्रेडिंग बॉडी. इट सेंट रिक्वेस्ट टू द मुगल एम्परर्स फॉर ट्रेड कंसेशंस एंड प्रिविलेजेस आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, लेकिन औरंगजेब की डेथ होने के बाद द मुगल एम्पायर बिकेम वीक। जो मुगल शासन था, मुगल शासक जो थे वो वीक हो चुके थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इसी का फ़ायदा उठाते हुए द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन टू इंटेंसिफाई देयर ऑपरेशन
and Bengal. So students, rest of the topics we will continue in the next video by tomorrow. Till then, keep learning, keep revising the same, and all the topics you have to revise. Do fill all the exercise of same chapter. Till then, bye bye, take care, have a good day.